हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग यूपीएससी सीडीएस 2 जिसका एग्ज़ाम 4 सितंबर 2022 को हुआ था, उसमें फिजिक्स के जितने भी प्रश्न आए थे उनका आंसर की और एक बेहतरीन सॉल्यूशन देखेंगे, जिनसे कि जिनको आगे सीडीएस का एग्ज़ाम देना होगा उनको फिजिक्स के प्रश्नों के बारे में एक बेसिक आइडिया मिलेगा। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 10 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है तो उस वस्तु के रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः क्या होंगे। ठीक है ना। तो सिंपली जो संवेग और गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे इसका द्रव्यमान और वेग भी दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, संवेग निकालना है तो m इंटू क्या होता है v, तो m इंटू वी क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि 100 न्यूटन पर सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी में दिखाई दे रहा है, यानी कि सी और डी तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है ना। और उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। तो 10 1/2 इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर, दो बार कर दीजिए 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक कट जाएगा तो 5 यहाँ पे बचेगा, और ये 10 10 जा 100 100 5 जा हो जाएगा आपका 500, यानी कि 500 जूल। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरोध और धारिता के संयोजन वाला एक विद्युत परिपथ नीचे दिया गया है, परिपथ में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। ठीक है। तो इस परिपथ में, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। इसमें देखिए आपका रजिस्टर भी दिया हुआ है और कैपेसिटर भी। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जिस सर्किट में आपका कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग इस सर्किट से हटा ही देते हैं। ठीक है ना, यानी कि उसको शॉर्ट सर्किट, यानी कि ये यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है ना। यानी कि 10 और 5 माइक्रोफेराड जिसमें संधारित्र जुड़ा है वो वाला सर्किट जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब इस प्रकार इसकी हटा के देखिएगा तो यहाँ पे जो 10 और 10 ओम का प्रतिरोध है ये आपको सीरीज में होगा। ठीक है ना, किसमें होगा, सीरीज में। तो सीरीज में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। तो दो प्रतिरोध हैं तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, इनका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 20। और आपसे करंट पूछा जाए तो ओम्स का लिए ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। V है 10 और 10 अपॉन 20 कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी ध्वनि तरंग का तारत्व निम्नलिखित में से किस विशिष्टता पर निर्भर करता है। तो जो तारत्व होता है, जो पिच होता है किसी भी साउंड वेव का, वो उसके फ्रीक्वेंसी पे ही निर्भर करता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर देखिए डी है, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है ना। उसके बाद पूछा है, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा मापना है तो एमीटर का सिंपली यूज किया जाता है। ठीक है ना। इसमें देखिए और भी ऑप्शन दिए है, मोटर जो है, मोटर क्या करता है आपका इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। उसके बाद वोल्ट मापी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है ना। उसके बाद जो जनित्र है यानी जनरेटर है वो क्या करता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, देखिए एल लंबाई डी व्यास वाली धातु की तार का प्रतिरोध R है, उसी धातु और उसी लंबाई वाली अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसका व्यास दुगुना है। ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग प्रतिरोध का जो फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ रो जो है प्रतिरोधकता होता है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। एल जो है उसकी लंबाई है और ए क्या है, एरिया है। तो यहाँ पे एरिया ना देकर डायमीटर दिया है, तो डायमीटर के हेल्प से यदि आप एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस क्या होता है D/2 होता है। ठीक है ना, व्यास का आधा। तो यहाँ पे यदि आप एरिया रखेंगे, और चूंकि कोई भी तार होता है उसका क्रॉस सेक्शन जो है हम लोग सर्कुलर लेते हैं। ठीक है ना, मैंने वृत्ताकार लेते हैं। ठीक है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा पाई R²। तो R के जगह पे क्या है D/2 है। तो इस प्रकार से यदि इसका लिखिएगा तो पाई रो L/ पाई D/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से ये सॉल्व कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 रो L/पाई D² हो जाएगा। ठीक है ना।
अब यहाँ से कह रहा है कि व्यास को दुगुना किया जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रेडियस आर है वो डी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि व्यास के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्यास को दुगुना कीजिएगा तो डी स्क्वायर यहाँ पे कीजिएगा, यानी 2d रख के तब स्क्वायर कीजिएगा तो नीचे एक 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू में यहाँ पे एक 4 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका क्या है, आर है, और आर में नीचे 4 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी में r/4, ठीक है ना, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है तो इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है। तो इसमें बेसिकली जो त्वरण है वो चेंज नहीं होता है, बाकी ऊंचाई से कोई वस्तु को नीचे गिराएगा तो उसका वेग बदलेगा तो संवेग भी, गतिज ऊर्जा भी बदलेगा, और चूंकि हाइट चेंज ही हो रहा है तो स्थितिज ऊर्जा जो फॉर्मूला होता है mgh वो भी चेंज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो फोकस जो कि उत्तल लेंस का बात हो रहा है, तो मान लीजिए f1 है, इधर क्या है f2, तो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो यहाँ से किरण को लेके आएंगे तो वो इस फोकस के पास जाएगी, और एक ऑप्टिकल लेंस लेंगे तो ये दोनों किरणें क्या होती हैं, समांतर चली जाती हैं। तो समांतर किरणों का मतलब है कि ये अनंत पे जाके हमको मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस प्रकार हमारा जो लेंस जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी उत्तल लेंस के द्वारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है ऑप्शन, यह इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर है, यह इसकी फोकस दूरी के बराबर है, यह इसकी वक्रता त्रिज्या से स्वतंत्र है, यह इसकी फोकस दूरी के आधे के बराबर है। तो जो एपर्चर होता है, एपर्चर का मतलब क्या हुआ, ये वाला लेंथ, ये जो क्या है एपर्चर है। तो एपर्चर ना ही वक्रता त्रिज्या के पर बराबर होता है, ना ही फोकस दूरी के बराबर होता है, ना ही फोकस दूरी के आधे के बराबर है। ये सबसे स्वतंत्र होता है, इसको आप चाहें जितना बड़ा जितना छोटा बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब जल को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो घटता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम जब घटेगा यानी कि आयतन जब घटेगा तो जो घनत्व होता है ρ = m/v। तो जब इसका आयतन घट रहा है तो क्या हो जाएगा, जो रो है घनत्व हो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 4 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होता है उसका घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। यदि यहीं पे 0 से 10 दे देता तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ठीक है ना। लेकिन 0 से 4 दिया है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये जल का एक विचित्र व्यवहार है। सभी लिक्विड का जो घनत्व होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है, लेकिन जल का 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारा, यहाँ पर देखिए, भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण किस बात पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो जो त्वरण होता है किसी भी ग्रह के पृष्ठ पर, जैसे हम लोग का जो बल का फॉर्मूला होता है गुरुत्वीय बल, वो होता है G(m1m2/r²), मतलब वो जो ग्रह होगा उसके रेडियस का स्क्वायर, और m1 उस ग्रह का द्रव्यमान है, m2 मान लिया उस पर कोई वस्तु रखा है उसका द्रव्यमान, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वस्तु पे जो बल लगता है वो हम लोग जानते हैं कि m इंटू क्या लगता है, g। तो ये जो g स्मॉल g लगता है, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल G और उस अर्थ का मास और रेडियस है इसी से हमारा मतलब जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट G किसी भी ग्रह के लिए वो होता है कैपिटल G इंटू उस ग्रह का द्रव्यमान और बट्टा उसके रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो उसके सतह पे किस पे निर्भर कर रहा है, तो उसके
द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है और उसके त्रिज्या पर। लेकिन सतह पे बोल रहा है तो सतह पे तो त्रिज्या हमेशा फिक्स रहेगी, थोड़ा बहुत का चेंज करेंगे तो त्रिज्या में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं मानते हैं। तो उसके द्रव्यमान पे भी निर्भर कर सकता है, लेकिन यदि हाइट को बढ़ाया जाए तो जी के वैल्यू में, इस जो हमारा स्मॉल जी है उसके वैल्यू में क्या होती है, वो डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो दोनों पे निर्भर कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो है आपका दिया हुआ है भूपृष्ठ पर, ठीक है ना। तो भूपृष्ठ पे केवल इसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, यदि द्रव्यमान बढ़ाया या घटाया जाता है तो जी का वैल्यू भी बढ़ या घट सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाइट को बढ़ाया जाएगा तो त्रिज्या को थोड़ा सा हमको, जो कि जितना जितना हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रेडियस का जो वैल्यू है उसके साथ हाइट जुड़ चल जाएगा ना, तो इसलिए वहाँ पे रेडियस पे भी निर्भर कर सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन जो है इतना ही क्वेश्चन पूछा था इस CDS के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और यदि चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल स्टडी ऑफिस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।